लेक्चर है वो बेस्ड है आपकी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज, जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है फ्रॉम द मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट से। उसी के क्वेश्चन ली है, वही एक्सरसाइज मैंने ली है आपकी, उसी एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपकी एक्सरसाइज का, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द मैग्नेटिक फील्ड नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। आपने वहां पे यही क्वेश्चंस आपने बताना है कि आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स, आपने जो पीछे नीचे जो स्टेटमेंट्स दी हैं उनमें से कौन सी चीज जो है द मैग्नेटिक फील्ड नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर आपको कौन सी बताती है। नंबर वन, द फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइंस परपेंडिकुलर टू द वायर, द फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वायर, the field consists of radial lines from the wire, the field consists of concentric circles। तो भाई क्वेश्चन फिर से बता दूं आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग, फॉलोइंग मतलब जो नीचे स्टेटमेंट्स ये चार दी हैं उनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब करती है मैग्नेटिक फील्ड नियर अ स्ट्रेट वायर। स्ट्रेट वायर के पास अगर आप जाते हो तो कौन सी आपको डायग्राम आपकी बनती है। तो हमने पढ़ा हुआ है जब स्ट्रेट वायर का केस हमारे पास आया था, सो वी हैव गॉन फॉर दैट। कॉयल को, कॉयल से पहले क्वेश्चन हमने किया था स्ट्रेट वायर वाला, सर्कुलर लूप से भी पहले क्वेश्चन किया था, तो हमारे पास वहां क्वेश्चन आया था। तो उसी क्वेश्चन को आप अगर रिकैप्चुलेट करते हो तो वहां पे आपके पास आ गया था ये कि जो अगर आपके पास स्ट्रेट वायर है और वो करंट कैरिंग कंडक्टर की तरह काम करती है तो उसके आगे पीछे इस तरह से कंसेंट्रिक सर्कल्स बने होते हैं। अगर आपको याद होगा तो हमने कंसेंट्रिक सर्कल्स पढ़े थे। तो द फील्ड कंसिस्ट ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स, तो आंसर विल बी डी। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी हमारे पास एक स्ट्रेट वायर हो और वो करंट कैरिंग कंडक्टर की तरह उसमें से करंट मूव कर रही हो, तब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं दे आर अराउंड दैट कंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ योर कंसेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है भाई, पहली चीज आ गई। दूसरा क्या है, द फिनोमिनन ऑफ, क्वेश्चन नंबर टू, द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमने पढ़ा था, इज नंबर वन, क्या है वो, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ बॉडी, पहली चीज। The process of generating magnetic field due to current passing through the coil. Number two, producing induced current in the coil due to relative motion of magnet in the coil. Process of rotating a coil on a circular motor, electrical motor। तो भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रोसेस हमने पढ़ा था, तो वहां पे हमने देखा था कि जब भी एक मैग्नेट को एक सर्कुलर कॉइल के पास, ये अगर कॉइल है इसके पास मैग्नेट को ले जाऊं, या ये नॉर्थ साउथ मैग्नेट है, या इसे इसकी तरफ ले जाऊं, या आपकी कॉइल जो है उसको मूव करूं मैं टूवर्ड्स द मैग्नेट, तो या कॉइल को मूव करें या मैग्नेट को मूव करें, मींस उन दोनों के बीच में कौन सा मोशन कॉज करेंगे, रिलेटिव मोशन। अगर ऐसा करते हैं तो इस कॉइल में करंट प्रोड्यूस होती है, कौन सी करंट प्रोड्यूस होती है, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होती है। चलिए देखते हैं कौन सा केस है। ये देखिए, प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड करंट इन अ कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन के कारण उस कॉइल में करंट प्रोड्यूस होती है। ये केस किसका बन जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। तो सेकंड का आंसर क्या आ गया आपके पास, सी, सी विल बी द आंसर हियर। अगला क्या है, द डिवाइस यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिकल करंट, करंट को प्रोड्यूस करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज होती है, प्रोड्यूस कर रहे हैं ना हम, प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारे पास क्या यूज होगा, ये हमें साफ पता है, हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रिकल जनरेटर। ठीक है, और कौन सी डिवाइस होती है, मैं जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपको, कौन सी डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करती है, दैट इज इलेक्ट्रिकल मोटर। तो मोटर करती है इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट, और इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है वो कन्वर्ट करता है आपकी, क्या करता है कन्वर्ट, आपकी आपके लिए प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब अगला है द इसेंशियल डिफरेंस बिटवीन जनरेटर एसी एंड डीसी जनरेटर। एसी और डीसी जनरेटर के बीच का सबसे आसान
सिंपल डिफरेंस क्या है पढ़ते हैं, देखते हैं। एसी जनरेटर में इलेक्ट्रोमैग्नेट वाइल डीसी जनरेटर हैज परमानेंट मैग्नेट। पहला ये कहता है कि एक में इलेक्ट्रोमैग्नेट है और दूसरे में परमानेंट। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं होती। नंबर टू क्या कह रहा है कि डीसी जनरेटर जनरेट्स अ हायर वोल्टेज। डीसी जनरेटर जो है वो हायर वोल्टेज को जनरेट करता है। भाई बिल्कुल भी नहीं, ये भी गलत हो गया। थर्ड, एसी जनरेटर हायर वोल्टेज। नो, बिल्कुल नहीं। एसी और डीसी में ऐसा कोई नहीं है कि कोई भी हायर वोल्टेज, ऐसा कुछ नहीं है। एसी जनरेटर हैज स्लिप रिंग्स एंड डीसी जनरेटर हैज स्प्लिट रिंग्स। कॉम्यूटेटर हमने पढ़े हुए हैं, क्या होते हैं वो? स्प्लिट्स होते हैं। तो ये है भाई आपका डिफरेंस। एसी जनरेटर में स्लिप रिंग्स होती हैं और डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग्स होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट, जब शॉर्ट सर्किट होता है, दो तारें जुड़ जाती हैं, द करंट इन द सर्किट, जो करंट होती है सर्किट में वो क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है? नहीं। डज नॉट चेंज, ऐसा तो नहीं है। इंक्रीज हैवली, बिल्कुल। उस जब भी शॉर्ट सर्किट होता है तो सारी करंट्स एक सिंगल वायर से मूव करती हैं। मींस मैक्सिमम करंट्स मूव करती हैं तो इंक्रीज हो जाती हैं। मैक्सिमम करंट मूव करती हैं इसलिए हीट जनरेट होती है। हीट जनरेट होती है इसलिए वायर्स में आग लग जाती है या वो मेल्ट हो जाती हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या, आंसर क्या है? दे इंक्रीज हैविली। नेक्स्ट क्या है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स बताना है आपने, बहुत ही आसान है। एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स अ मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैंने क्या बताया अभी कि वो इलेक्ट्रिकल को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल में। यहां उल्टा लिखा है तो पहला हो गया क्रॉस, फॉल्स। इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है वो किसके ऊपर वर्क करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है। वेरी गुड। द फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लॉन्ग सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइन। तो क्या है? फील्ड सेंटर ऑफ लॉन्ग सर्कुलर कॉइल, कॉइल के सेंटर से जो आपका फील्ड होता है वो पैरेलल स्ट्रेट लाइंस होती हैं। वेरी गुड, तो ये भी सही है। फोर्थ है अ वायर विद अ ग्रीन इंसुलेशन। अगर वायर विद अ ग्रीन इंसुलेशन हो, दैट इज यूज्ड फॉर व्हाट? दैट इज यूज्ड फॉर लाइव वायर। नो, लाइव वायर के लिए हम ग्रीन नहीं यूज करते, वो यूज द रेड वन। सो अगला क्या है? लिस्ट टू मेथड्स फॉर प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैंने आपको बताया हुआ है कि कौन कौन सी चीजें आपके पास मेथड्स क्या क्या यूज कर सकते हैं, आप कैसे कैसे यूज कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए, या कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड के। भाई अगर वीक फील्ड यूज करना है तो यू कैन हैव परमानेंट मैग्नेट। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड यूज करना है यू कैन हैव इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब क्या है? अ करंट कैरिंग कॉइल। ठीक है, तो इस तरह से आप सोर्स बना सकते हैं किसका? मैग्नेटिक फील्ड का। तो ये थे भाई आपके कुछ क्वेश्चंस। अब आगे देखते हैं क्या है। हाउ डज अ सोलेनाइड हैव अ मैग्नेट? पहली चीज, सोलेनाइड में मैग्नेट कैसे है? कैन यू डिटरमिन द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ करंट कैरिंग सोलेनाइड विद द हेल्प ऑफ बार मैग्नेट? तो अगर आप बार मैग्नेट को यूज करो तो क्या आप बार मैग्नेट को यूज करके आप उसको उसके नॉर्थ और साउथ पोल को डिटरमिन कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं भाई। सो क्या है आंसर, कैसे होता है उसमें? जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है, क्योंकि हमने पढ़ा है whenever there is a current in a coil there is a production of magnetic field surrounding that। और पैटर्न जो होता है कॉइल के बीच में, एक सर्कुलर कॉइल के बीच में, सोलेनॉइड या कॉइल के बीच में, वो कैसा होता है? सेम एज दैट ऑफ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के तरह ही होता है। और आपका जो सोलेनॉइड है उस सोलेनॉइड का एक एंड बन जाता है नॉर्थ पोल और दूसरा एंड बन जाता है साउथ पोल। ठीक है, अब अगर मैं इसके पास कोई भी बार मैग्नेट लाऊंगा और बार मैग्नेट को स्ट्रॉन्ग थ्रेड के साथ में एक यहां पे ले आता हूं, ये है मेरे पास एक थ्रेड, इस थ्रेड के साथ में बांध देता हूं एक मैग्नेट को। अब यहां साउथ है, ये नॉर्थ है, तो ये क्या करेगा? ये वाली साइड इससे दूर चली जाएगी।
और जो नॉर्थ है, नॉर्थ वाली साइड इसकी तरफ बेंड कर जाएगी, क्योंकि साउथ साउथ रिपेल करेंगे और नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करेंगे। तो इसकी हेल्प से आप पता कर सकते हो कि उस जो आपका मैग्नेट है, उस मैग्नेट में कौन सी वाली साइड नॉर्थ पोल है और कौन सी वाली साइड साउथ पोल है। तो ये समझ आ गया आपको। अब है अगला, when is the force experienced by the current carrying conductor placed in the field is strongest। तो सबसे ज्यादा कब होगी फील्ड भाई, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ये कब स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, जब आपके पास जो कॉइल है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, वो कैसे रखा हुआ होगा, हमने परपेंडिकुलर। जब हम परपेंडिकुलर रखते हैं, किसको रखते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर को, किस में रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में। जब करंट कैरिंग कंडक्टर को, अगर ये आपका, मैंने आपको बताया कि पैरेलल लाइंस होती हैं, पैरेलल लाइंस की तरह बिहेव करती हैं आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यहां पे मैंने करंट कैरिंग कंडक्टर रखा। करंट कैरिंग कंडक्टर अगर पैरेलल होता है तो इस पे कोई भी टॉर्क, कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करती है। और यहां पे अगर ये परपेंडिकुलर हो जाता है, दोनों कॉइल आपके स्ट्रेट कंडक्टर एंड योर फील्ड लाइंस, तो दैट विल बी अ मैक्सिमम फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन इट। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इमेजिन दैट यू आर सिटिंग इन अ चैम्बर विद योर बैक टू वन वॉल। आप दीवार की तरफ पीठ करके बैठे हुए हैं। एन इलेक्ट्रॉन बीम, एक इलेक्ट्रॉन बीम आता है मूविंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम बैक वॉल टूवर्ड्स द फ्रंट वॉल। आपके पीछे से एक बीम आता है, इज डिफ्लेक्टेड बाय अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू योर राइट साइड। मेरे पीछे से आ रहा है, मेरे पीछे से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है और मेरी राइट साइड पे डिपेंड कर जाता है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान रहे, इलेक्ट्रॉन बीम है, मूव करता है फील्ड बाय द डिफ्लेक्टेड बाय द स्ट्रॉन्ग फील्ड टू योर राइट साइड। स्ट्रॉन्ग फील्ड को डिफ्लेक्ट कर देता है राइट साइड पे। ठीक है। अब अगर बीम आ रहा है भाई, बीम आ रहा है तो बीम बिहेव कर रहा है, एक मूविंग चार्ज है वहां पे, मूविंग चार्ज है मतलब मूविंग करंट है। मूविंग करंट अगर ट्रेवल कर रही है तो बिहेव करेगी मैग्नेटिक फील्ड की तरह। डिफ्लेक्शन ऑफ बीम क्या है, मतलब उसके ऊपर क्या लग रहा है, एक्ट फोर्स कर रही है टूवर्ड्स द राइट। मैंने क्या कहा, डिफ्लेक्शन किस तरफ हो रही है, टूवर्ड्स द राइट साइड। टूवर्ड्स द राइट साइड हो रही है मतलब उसमें फोर्स लग रही है टूवर्ड्स राइट साइड। और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कहता है द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज वर्टिकली डाउनवर्ड। तो अगर आपके पास मैग्नेटिक, अगर देखिए मैं यहां से आगे की तरफ करंट जा रही है, मींस यहां पे मैं बैठा हूं और यहां से आगे की तरफ चार्ज जा रहा है, चार्ज इधर जा रहा है मतलब करंट की डायरेक्शन ये है, करंट की डायरेक्शन ये है और डिफ्लेक्शन इधर हो रही है, फोर्स ये है, करंट ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, दैट विल बी वर्टिकली डाउनवर्ड्स। किस तरफ होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, वर्टिकली डाउनवर्ड। ये कौन बताता है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ये वाला रूल बताता है भाई। ये देखिए, अगर आपके पास ऐसा है, दिस डायरेक्शन, ये आपके पास ऐसा हो रहा है, तो आपके पास ऐसा ही होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। ये आपका लेफ्ट हैंड रूल है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड रूल को फिर से रिवाइज कीजिए, वहां से आपको आसानी से समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है। ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। आपने इलेक्ट्रिक मोटर की एक डायग्राम बनाई। एक्सप्लेन इट प्रिंसिपल एंड वर्किंग। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्प्लिट रिंग इन द इलेक्ट्रिक मोटर। तो ये आपने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पढ़ा हुआ है, हमने आपकी डायग्राम बनाई थी और डायग्राम बना के हमने पूरा समझा था कि हाउ योर इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स ओवर देयर। दिस इज द डायग्राम that we already used in our previous lecture. So यहाँ पे आपके पास, यहाँ मैं आपको सिंपली एक सिंपल आइडिया दे देता हूँ, आप प्रीवियस लेक्चर को चेक कर सकते हैं, तो पूरा लेक्चर हमने इलेक्ट्रिक मोटर पे दिया हुआ है। सो दीज आर टू इट्स योर मैग्नेटिक, ये मैग्नेट्स हैं। This is your ABCD's armature coil. Axis is there. There are the split rings. R1 and R2 are the split rings which are connected to the battery with the help of these blue color B1 and B2. These are the carbon brushes. Done. तो फ्लामिंग लेफ्ट हैंड रूल लगता है, फ्लामिंग लेफ्ट हैंड रूल से आप इसका मोशन और द प्रोडक्शन ऑफ दैट मैकेनिकल फोर्स आप बता सकते हैं। ठीक है भाई, ये आपका क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन जो है आपका नेम सम डिवाइसेस इन विच इलेक्ट्रिक मोटर्स आर यूज्ड। मैंने आपको एग्जांपल्स दी थी इलेक्ट्रिक मोटर्स कहाँ कहाँ यूज होती हैं। जैसे कि भाई आपके पास कार्स में यूज होती हैं, कार्स में यूज होती हैं, मिल्स में यूज होती हैं,
आपके पास फैंस में यूज हो रही है, घर में ग्राइंडर यूज कर रहे हैं आप, मिक्सर्स का यूज कर रहे हैं, उन सब में आपका ड्रायर है, ऑल दैट यू आर यूजिंग योर इलेक्ट्रिक मोटर्स। अब है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? अ कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर इज कनेक्टेड टू अ गल्वानोमीटर। गल्वानोमीटर क्या होता है भाई? गल्वानोमीटर क्या होता है? गल्वानोमीटर इज अ करंट सेंसिंग डिवाइस। तो गल्वानोमीटर आ गया आपका करंट सेंसिंग डिवाइस। व्हाट विल हैपन इफ द बार मैग्नेट इज पुश्ड इनटू द कॉइल? अगर बार मैग्नेट को पुश कर दिया गया थ्रू द कॉइल ड्यू टू द फिनोमेना, तो वहां पे क्या हो जाएगा? पुश कर दिया गया मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के अंदर, तो वहां पे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो जाएगी, और उससे क्या प्रोड्यूस होगा? उसमें प्रोड्यूस होगी, गल्वानोमीटर में प्रोड्यूस होगा भाई डिफ्लेक्शन। गल्वानोमीटर में क्या प्रोड्यूस होगा? डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगी। डन। दूसरा, अगर आपके पास दूसरा क्या केस है? विदड्रॉन। विदड्रॉन मतलब है फिर मूव ही हुआ। एक बार वो ये थी आपकी कॉइल, आपने एक बार इसके अंदर मैग्नेट ले गए और दूसरी बार इससे बाहर ले आए। दोनों केसेस में मैग्नेट में मूवमेंट हुई है, दोनों के कारण डिफ्लेक्शन होगी। अगर पहले में डिफ्लेक्शन इस तरफ थी तो दूसरी बारी डिफ्लेक्शन इस तरफ होगी, अपोजिट डिफ्लेक्शंस होंगी, और दोनों केसेस में हमारे पास प्रोडक्शन होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोसेस होगा। अब तीसरा क्या केस है कि हेल्ड स्टेशनरी, मतलब मोशन ऑफ दैट मैग्नेट नहीं हो रहा। आपको पता है जब मैग्नेट को स्टेशनरी किया जाता है, कॉइल तो पहले ही स्टेशनरी थी, मतलब रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा। रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमिनन नहीं होगा। तो तीसरे केस में कोई भी डिफ्लेक्शन उस गल्वानोमीटर में नहीं होगी। समझ आ गई बात? नेक्स्ट है टू सर्कुलर कॉइल्स ए एंड बी आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर। दो सर्कुलर कॉइल्स है, दोनों को एक दूसरे के पास रख दिया गया है। इफ द कॉइल इन द इफ द करंट इन द कॉइल ए पहली वाले में करंट कॉइल में चेंज कर दी गई है, विल सम करंट बी इंड्यूस्ड। अब क्वेश्चन क्या है कि दो कॉइल्स हैं भाई, पहली वाली कॉइल है ये कॉइल, दूसरी कॉइल इसके पास ये है, सो ए और बी कॉइल है। आपने क्या किया है कि पहली वाली कॉइल में आपने करंट प्रोड्यूस की और उस करंट को किया चेंज। करंट चेंज मतलब चेंजिंग करंट मूव कर रही है। अब देखिए बी को बाद में देखते हैं। ए में करंट चेंज की है, करंट के कारण आपको पता है क्या प्रोड्यूस होता है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। तो अगर करंट चेंज होगी, करंट चेंज होने के कारण इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। चलिए, अब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो जो फील्ड लाइंस होंगी कभी कम होंगी कभी ज्यादा होंगी, मतलब बी तक जो फील्ड लाइंस पहुंचेंगी उनका वेरिएशन, उनका रिलेटिव जो है नंबर वो चेंज हो रहा है। और आपको पता है जब ऐसा होता है तो करंट होती है रिड्यूस, किसके कारण? द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण बी में करंट इंड्यूस होगी। यस, इट विल बी इंड्यूस्ड। तो बात समझ आई किसके कारण होगी इंड्यूस? तो क्या हुआ? करंट आपने चेंज की, करंट चेंज करने के कारण बी चेंज हुआ, बी चेंज होने के कारण फील्ड लाइंस चेंज हुई, फील्ड लाइंस चेंज होने के कारण प्रोडक्शन हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोसेस की, जिसके कारण इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हुई। ठीक है जी बेटा। हाँ बच्चे बताओ। ठीक है, क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में? जब आपके पास एक कॉइल है, दिस वन इज योर कॉइल, डन। अब इस कॉइल के पास आपने रखा हुआ है एक मैग्नेट, ठीक है। अब मैं बोलता हूं कि इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए। रिलेटिव मोशन का मतलब है आइदर द कॉइल विल मूव और योर मैग्नेट विल मूव, डन। अब मैं क्या करता हूं? मैं मैग्नेट को ही मूव करता हूं। अब मैग्नेट है तो मैग्नेट में से फील्ड लाइंस निकल रही होंगी। क्या निकल रहा होगा? फील्ड लाइंस निकल रही होंगी। आपको पता है फील्ड लाइन सबसे ज्यादा कहां होती हैं? पोल के पास होती हैं। अब नॉर्थ जब इसके पास मूव करेगा तो ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस जो है, पहले कम नंबर ऑफ लाइंस इस कॉइल के पास जा रही थी। जैसे जैसे जो आपका मैग्नेट है वो कॉइल के पास जाता जाएगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है पासिंग थ्रू कॉइल विल इंक्रीज। डन। एक चीज हुई। दूसरी, इसी समय में क्या करता हूं? अब इसके बाद क्या करता हूं? इस नॉर्थ पोल को दूर ले जाता हूं पीछे की तरफ। अब नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो पास हो रही है वो क्या हो रही है? कम होती जा रही है।
मतलब फील्ड लाइंस दोनों केसेस में क्या हुई, चेंज। तो भाई इस कारण चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के कारण क्या होता है, इस कॉइल में इंड्यूस होती है करंट। क्या होती है, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होती है। मतलब हमने करंट कोई सोर्स नहीं लगाया, सिर्फ इस मैग्नेट के मोशन के कारण इस कॉइल की तरफ या इस कॉइल से दूर इस कॉइल में एक करंट प्रोड्यूस हुई। और जिसे कैसे हम चेक कर सकते हैं, अगर इस कॉइल के साथ कुछ नहीं लगाना है, आपने सिंपल एक गलवानोमीटर लगाना है। गलवानोमीटर ने इस मूवमेंट ऑफ मैग्नेट के कारण डिफ्लेक्शन शो की। इसका मतलब है उस मूवमेंट ऑफ मैग्नेट के कारण वहां पे करंट प्रोड्यूस हुई है। करंट प्रोड्यूस हुई है मतलब, लेकिन हमने सोर्स नहीं लगाया है, वो सिर्फ मूवमेंट के कारण है। तो वी आर सेइंग इट एज एन इंड्यूस्ड करंट, इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, तो ये। और दूसरा, जब हमने देखा, जैसे ही मैंने डायरेक्शन ऑफ मोशन उल्टी की, जो करंट की डिफ्लेक्शन थी, करंट की डायरेक्शन थी, वो भी रिवर्स हो गई। इसका मतलब साफ हो गया कि ड्यू टू द डायरेक्शन, ड्यू टू द रिलेटिव मोशन ऑफ द मैग्नेट, करंट वॉज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, और ये फिनोमिना प्रोडक्शन of induced current in a coil due to the change or due to the relative motion in the magnet, ठीक है, either towards the coil or away from the coil, is known as the phenomenon of electromagnetic induction। समझ आ गया बच्चे? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, फिनोमिनन है। किसका फिनोमिनन है, ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, किसके कारण, ड्यू टू द रिलेटिव मोशन ऑफ द कॉइल एंड द मैग्नेट। ये था भाई आपके पास। ठीक है बच्चे, तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे। तो ये व्हाट इज द फंक्शन, अब ये आपके पास ये क्वेश्चंस थे आपके इसमें। ठीक है भाई, ये समझ आ गया। तो शॉर्ट सर्किट क्या होता है, अगला क्वेश्चन है सिंपल सा। शॉर्ट सर्किट आपको पता ही है, जब लाइव वायर जो होती है, दैट इज कैरिंग द करंट, एंड द अर्थ वायर, दोनों जो होती हैं वो टच कर जाती हैं, तो रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बिकम स्मॉल, सर्किट का रेजिस्टेंस कम हो जाता है, और जो है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट मूव्स थ्रू इट। ठीक है बच्चे, दैट वाज द एक्सरसाइज फ्रॉम योर चैप्टर ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज थी, गो थ्रू इट। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, लेट मी नो अबाउट दैट, मैसेज मी। ठीक है, तो इसको हम फिर से डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आपका चैप्टर। तो अब नेक्स्ट लेक्चर जो है वो एक छोटा सा आपका इसको हम रिव्यू करेंगे इस चैप्टर को। तो थैंक यू। अगर कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे पूछ सकते हो।